हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग ये जो जितने भी मेरे वीडियोज़ है और आ रहे हैं अपलोड्स, ये सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हैं दोस्तों। आप देखते रहिए, आपका लेवल ऑफ नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगी। आने इतना मैं दावा दे के बोल सकता हूं, क्योंकि ये वीडियो डालने के लिए मेरे पास जो नॉलेज है इसके लिए वो तो है ही है। इसके अलावा भी मैं काफ़ी अध्ययन करते रहता हूं ताकि आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ सके। तो मेरे इफ़ॉर्ट को रेस्पेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाने के लिए मुझे और भी एनर्जी मिल सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये नया टॉपिक का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे होंगे उनको नॉलेज होगा जो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के हैं, मगर जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, जो अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड के नहीं है, उनको ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखते हैं। यदि क्वार्टरली रिजल्ट आप देखते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आप देखते हैं, तो वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स में एक चीज़ कॉमन रहता है, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये EBITDA में ये EBI अर्निंग बिफोर मतलब कमाने से पहले का, मतलब नेट प्रॉफिट से पहले का जो इंटरेस्ट, किस 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 पहले का, क्या चीज़ पहले का, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स और एमोर्टाइजेशन। तो इसमें ये EBITDA में ITDA क्या है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। EBITDA तो कभी भी आपको अब आने वाले दिन में ये वीडियो पूरा देखने के बाद मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी टाइम में आपको EBITDA दिखेगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरा देखिएगा, आपको डिटेल क्लियर हो जाएगी। तो EBITDA में पहले मैं आता हूँ इंटरेस्ट में। तो बहुत सारे कंपनी, ये तो क्लियर है इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो बहुत सारे कंपनी जो होते हैं अपना कंपनी चलाने के लिए, ग्रोथ के लिए लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं या कोई क्रेडिटर से लेते हैं, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर से लेते हैं। तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट को जो है वो हम लोग बोलते हैं EBITDA में आई। तो जब भी आप देखेंगे कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट में जो PL अकाउंट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट दिया रहता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है वो EBITDA में आई, मतलब होता है वो इंटरेस्ट का फिगर। तो अर्निंग इंटरेस्ट से पहले, मतलब इंटरेस्ट डिडक्ट करने से पहले का अर्निंग। अब आते हैं हम लोग टैक्स में। तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी लिमिटेड कंपनी हो, अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को हर साल। तो ये टैक्स अमाउंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं T। तो टैक्स अमाउंट अब समझ में आ गया होगा। ये कंपनी का जो अपना इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, उसमें जो टैक्स देता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, जो कंपनी को भरना पड़ता है हर साल। तो ये 3 मंथ्स में जो एडवांस टैक्स कंपनी पेमेंट करती है, जो टैक्स पेमेंट के जरिए जो पेमेंट होता है गवर्नमेंट को, उसको हम लोग टैक्स कैटेगरी में रखते हैं। ये टैक्स का ही वो जो शॉर्ट फॉर्म T है वो EBITDA का T है। तो ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, I और T एकदम सिंपल है, इंटरेस्ट और टैक्स। तो कंपनी का टैक्स घटाने से पहले और इंटरेस्ट घटाने से पहले का जो इनकम है वो, उसको हम लोग बोलते हैं EBITDA। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट, मान के चलिए सेल्स से परचेज में आपने माइनस किया, उसके बाद बाकी खर्चा आपने घटा दिया, मगर इंटरेस्ट नहीं घटाया, टैक्स नहीं घटाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। कहीं कहीं आप EBIT भी देखेंगे, मगर उसमें बाद में जुड़ा गया D और A। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब आइए जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। तो बहुत सारे कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स। तो ये सारे फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में लैंड तो डिप्रिसिएट नहीं होता है, बहुत कम कंडीशन होता है लैंड डिप्रिसिएट होने का। लैंड का वैल्यू हमेशा अप्रिसिएट ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिमांड के हिसाब से। मगर बाकी जो फिक्स्ड एसेट्स है वो वेयर एंड टीयर से, टाइम का लैप्सेस से, वो उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, नया गाड़ी लिया, अगले दिन शोरूम प्राइस, जो शोरूम से निकाला हुआ जो वैल्यू है, वो अगले महीने वो उसका वैल्यू कम हो जाता है 20 to 30%। तो ये होता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी वेयर एंड टीयर से, उसका यूज से और टाइम का लैप्सेस से उसका वैल्यू में आने वाला जो डिग्रेडेशन है, जो
गिरावट है, वो गिरावट का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे मशीनरीज यूज करते जाता है फैक्ट्री सब, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सब, उसका वैल्यू कम होते जाता है। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का एक लाइफ स्पैन कोट किया जाता है। जैसे एक मशीनरी का लाइफ स्पैन है 10 ईयर्स, उसका वैल्यू आया 1 करोड़ रुपया, तो हर साल वो कितना डिप्रिसिएट होगा? इक्वली 10 लाख डिप्रिसिएट होगा। तो डिप्रिसिएशन का भी बहुत सारे मेथड है। एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब होता है कि 10 साल यदि इसका लाइफ है तो हर साल 10-10 लाख वो कम होते जाएगा। तो इस साल 10 लाख रुपया खर्चे में लिखा जाता है, 90 लाख चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जैसे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आज यदि ये पहला साल है तो 10 लाख रुपया पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। वही ईबीआईटीडी में वही जो खर्चा लिखा जाता है, वही ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन, वो डिप्रिसिएशन रहता है जो पीएल अकाउंट में डेबिट होता है। और जो बाकी वैल्यू रहता है 90 लाख, वो 90 लाख बैलेंस शीट में चला जाता है, वो खर्चा नहीं होता है, वो अगले साल उसको राइट ऑफ किया जाता है, अगले साल उसको माइनस किया जाता है। तो दोस्तों ये था डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में फिक्स हो गया। दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक 10% कोट किया गया डिप्रिसिएशन, मान के चलिए। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में एक होता है कि लाइफ खत्म होने के बाद उसका वैल्यू हो जाता है, बुक वैल्यू हो जाता है 0। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में लाइफ खत्म होने के बाद 0 वैल्यू नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू उसका बाकी रहता है। जैसे कि 10% के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएट किया गया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसका नाम से क्लियर है, डिमिनिशिंग बैलेंस, जो घटते हुए बैलेंस उसमें 10% चार्ज किया जाएगा। जैसे इस साल 1 करोड़ में 10 लाख 10%, तो बाकी रहेगा कितना? 90 लाख। अब अगले साल 90 लाख का 10% यानी कि 9 लाख। तो पहले बैलेंस था 1 करोड़, उसके बाद 90 लाख, उसके बाद 9 लाख घटेगा 81 लाख, उसके बाद 81 लाख के बाद इस तरह से घटते जाएगा। लास्ट में 10 साल के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू उसका बाकी रहेगा। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, बहुत सारे डिप्रिसिएशन के मेथड है। आप अकाउंटिंग के कंसेप्ट में जाएंगे, आप क्लियर हो जाएगा। बस आज मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करना था कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। तो ईबीआईटीडीए जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है, अब आपको क्लियर हो जाएगी कि ईबीआईटीडीए का मतलब क्या है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट का मतलब मैंने समझाया दोस्तों, लोन का इंटरेस्ट। टी का मतलब टैक्स, जो कंपनीज टैक्स पे करती है, इनकम टैक्स पे करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। और डिप्रिसिएशन का मतलब मैंने समझाया, जो फिक्स्ड एसेट्स में आने वाला जो ह्रास है, जो गिरावट है, जो वैल्यू में डिग्रेडेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अब सबसे कंफ्यूजिंग और टेक्निकल जो टर्म है वो है एमोर्टाइजेशन, लास्ट का EBITDA। अब एमोर्टाइजेशन इस तरह से हम लोग समझेंगे, इसको बोलते हैं राइट ऑफ वैल्यू, राइट ऑफ फिगर, या तो एडजस्टमेंट फिगर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अकाउंटिंग में ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, एमोर्टाइजेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक बैंक हो गया ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अमिताभ बच्चन को ऐड में लेके आया, एडवर्टीजमेंट। अमिताभ बच्चन को कितना पेमेंट किया? मान के चलिए 10 करोड़ रुपया पेमेंट किया फॉर एग्जाम्पल। तो 10 करोड़ रुपया कंपनी, बैंक उसी साल यदि पीएल अकाउंट में डेबिट कर देता है, वो तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में जाता है बैंक का, आपको पता ही है, विज्ञापन के लिए है वो। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10 करोड़ का यदि फिगर है, तो 10 करोड़ एक ही बार यदि पीएल अकाउंट में खर्चा दिखाया जाए तो प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है। तो बैंक क्या करती है, इसको 5 साल में राइट ऑफ करती है। ध्यान देकर सुनिएगा, एक ही बार 10 करोड़ को खर्चा नहीं लिखा जाएगा इस साल। क्या करेंगे कि 5 साल में 2-2 करोड़ करके इसको राइट ऑफ करेंगे। पहला साल 2 करोड़, बाकी जो 8 करोड़ है वो जाएगा बैलेंस शीट का एसेट साइड में, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स में था। फिर अगले साल 2 करोड़, फिर 6 करोड़ जाएगा बैलेंस शीट में। तीसरा साल फिर 2 करोड़, बैलेंस शीट में जाएगा 4 करोड़। और आपका चौथा साल 2 करोड़, बैलेंस शीट में बाकी रह जाएगा 2 करोड़। और 5वां साल में खर्चा लिखेगा 2 करोड़, बैलेंस शीट में हो जाएगा 0। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एमोर्टाइजिंग द एक्सपेंसेस। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई एकदम हेवी, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, हेवी एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट होता है, तो उसी साल यदि वो खर्चा दिखाया जाए तो खर्चा, प्रॉफिट काफ़ी कम दिखेगा, प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएगा। तो वो बड़े खर्च को जब अलग अलग से, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने एक वीडियो बनाया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आप जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा रहता है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है सैलरी, ऑफिस रेंट, ये सारे चीज़ें होते हैं, 1 साल के अंदर इसका बेनिफिट कोलैप्स हो जाता है। जैसे 1 साल के ज़्यादा रहता है कौन सा, जैसे फर्नीचर, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारे खर्चा का बेनिफिट जो है 1 साल से ज़्यादा कंपनी इंजॉय करता है, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपका आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है एक ही साल बेनिफिट नहीं, ये बेनिफिट को कट ऑफ किया जाता है आने वाले बहुत सारे सालों में, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसका दूसरा नाम है एमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, आपको समझ में आया होगा, बड़ा खर्च यदि कोई है तो उसको डिफरेंट साल में उसको क्या करता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें जो ए है, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया आईसीआईसीआई बैंक का 10 करोड़ का खर्चा जो अमिताभ बच्चन को किया गया। मान के चलिए एक एग्जाम्पल है, ये पेमेंट कितना दिया है मुझे पता नहीं है, 10 करोड़ एक एग्जाम्पल है। तो 10 करोड़ में इस साल कितना खर्चा लिखा गया, 2 करोड़ रुपया। तो वो जो ए है EBITDA, डिप्रिसिएशन आपको क्लियर हो गया, ए वो ए है वो 2 करोड़ रुपया, बाकी 8 करोड़ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, वो आने वाले साल में वो राइट ऑफ होगा। तो अब आपको क्लियर पिक्चर मिल गया होगा दोस्तों। अर्निंग बिफोर, तो EBITDA कंपनी का कैलकुलेट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट घटाने से पहले, टैक्स घटाने से पहले, डिप्रिसिएशन घटाने से पहले और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस घटाने से पहले का जो अर्निंग है उसको हम लोग बोलते हैं EBITDA। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा EBITDA क्या होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।